कभी रात में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अनगिनत तारों को देखा है और ये सोचा है कि इतनी विशाल जगह में क्या हम सच में अकेले हैं? आज के इस विश्लेषण में हम अंतरिक्ष के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी सवालों में से एक को सुलझाने जा रहे हैं। एक ऐसी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, द ग्रेट कॉस्मिक साइलेंस। फिर फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेन्ड। तीसरा, फिल्टर्स, रेयर अर्थ्स और टाइमिंग। चौथा, डार्क फॉरेस्ट्स एंड ऑब्जर्वर्स। पांचवा, द मॉडर्न साइंटिफिक सर्च। और अंत में अंतरिक्ष में मानवता का स्थान। तो शुरू करते हैं भाग 1, द ग्रेट कॉस्मिक साइलेंस। इसे हम अपनी इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी का सीन ऑफ द क्राइम मान सकते हैं। जरा 100 से 400 बिलियन के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। केवल हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ही इतने तारे मौजूद हैं और इनमें से कई तारों के इर्द गिर्द तो हमारी पृथ्वी जैसे ही अनगिनत ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इतने विशाल पैमाने और इतने सारे अवसरों के बावजूद किसी भी एलियन सभ्यता का कोई नामो निशान न मिलना सच में बहुत अजीब बात है। और अगर ब्रह्मांडीय टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी और भी उलझ जाती है। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी करीब 4.5 बिलियन साल पहले बनी। लेकिन आधुनिक इंसान, हमारा अस्तित्व तो सिर्फ 2 लाख साल पुराना है। ब्रह्मांड के पैमाने पर यह समय बस एक पलक झपकने जितना है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड में दूसरी सभ्यताओं के पास हमारे होने से अरबों साल पहले ही विकसित होने का पूरा मौका था। और ये कार्दाशेव स्केल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि अगर कोई सभ्यता सच में अरबों सालों से विकसित हो रही है तो उसकी तकनीक आज कैसी होनी चाहिए। स्टेप 1 यानी एक टाइप 1 सभ्यता अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग करती है। टाइप 2 सभ्यता तो डायसन स्फीयर जैसे विशाल स्ट्रक्चर बनाकर अपने तारे की पूरी ऊर्जा को ही कंट्रोल कर लेती है। और टाइप 3 सभ्यता पूरी आकाशगंगा पर राज करती है। सैद्धांतिक रूप से हमें अब तक अंतरिक्ष में ऐसे महाकाय स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। अब आते हैं भाग 2 पर, द फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेन्ड। आइए इस कॉस्मिक मिस्ट्री के फ्लैशबैक में चलते हैं। बात है साल 1950 की। लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में मशहूर भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी अपने कुछ साथियों के साथ लंच कर रहे थे। बातों बातों में एलियंस का जिक्र छिड़ गया। गणितीय संभावनाओं को देखते हुए फर्मी को यह बात बिल्कुल पच नहीं रही थी कि अगर ब्रह्मांड में इतनी जगह जीवन पनपा है तो उसके सुराग कहाँ हैं। और तभी उन्होंने वो ऐतिहासिक सवाल पूछा, वे सब आखिर हैं कहाँ? तो फर्मी पैराडॉक्स असल में है क्या, इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ है विशाल ब्रह्मांड में एलियन लाइफ के मौजूद होने की बहुत अधिक गणितीय संभावना, और दूसरी तरफ है इसका कोई भी सबूत न मिलना। इन दोनों बातों के बीच का जो विरोधाभास है, बस वही फर्मी पैराडॉक्स है। और यही विरोधाभास हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, फिल्टर्स, रेयर अर्थ, टाइमिंग। चलिए उन थ्योरीज की पड़ताल करते हैं जो शायद सभ्यताओं को अंतरिक्ष में फैलने से रोक रही हैं। सबसे पहली और काफी मशहूर थ्योरी है ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। ये एक तरह की अदृश्य बाधा है जो जीवन को एक एडवांस सभ्यता बनने से रोकती है। यहाँ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो फिल्टर हमारे पीछे है, मतलब जटिल जीवन का पनपना पूरे ब्रह्मांड में ही बहुत दुर्लभ है और हम बेहद लकी हैं, या फिर, और ये थोड़ा डरावना है, फिल्टर हमारे आगे है। इसका मतलब है कि सभ्यताएं बनती तो हैं, लेकिन वे क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉइड्स या खुद के बनाए हथियारों से एक समय के बाद खुद को ही नष्ट कर लेती हैं। इसके अलावा 3 और दिलचस्प थ्योरीज हैं। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहता है कि पृथ्वी जैसा परफेक्ट पर्यावरण जहां लिक्विड वाटर और स्थिरता हो, वो पूरे ब्रह्मांड में बहुत दुर्लभ है। फिर है एस्टिवेशन हाइपोथेसिस, जो मानता है कि प्राचीन एलियंस ब्रह्मांड के थोड़ा ठंडा होने के इंतजार में किसी गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में सो रहे हैं। और तीसरी है ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस, जो समझाती है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि 2 सभ्यताओं के सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचने से पहले ही समय के साथ गायब हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, डार्क फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्वर्स। अब हम कुछ ऐसी रहस्यमयी थ्योरीज की बात करेंगे जो जानबूझकर छिपे रहने या किसी अनजान खतरे से जुड़ी हैं। ये 2 परिकल्पनाएं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बर्सर्कर हाइपोथेसिस के मुताबिक किसी प्राचीन सभ्यता ने शायद ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स बनाए होंगे जो खुद की कॉपी बना सकते हो, और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए।
अब वे ब्रह्मांड में उभरने वाले हर नए जीवन को खत्म कर देते हैं। वहीं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां खतरनाक शिकारी घूम रहे हैं। इसीलिए जो भी बुद्धिमान सभ्यताएं हैं वो जानबूझकर शांत रहती हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना ले। इसी कड़ी में दो और माइंड बेंडिंग थ्योरीज हैं। जू हाइपोथेसिस मानती है कि बेहद एडवांस्ड एलियंस हमें किसी चिड़ियाघर या नेचर रिजर्व की तरह दूर से देख रहे हैं और बिना किसी दखलंदाजी के हमारे विकास की निगरानी कर रहे हैं। वहीं प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस तो और भी आगे जाती है। इसके अनुसार शायद हम किसी मैट्रिक्स जैसी कृत्रिम वास्तविकता में जी रहे हैं जिससे कोई एलियन प्रजाति चला रही है। अब रुख करते हैं भाग 5 का, द मॉडर्न साइंटिफिक सर्च। दार्शनिक बातों से हटकर आइए देखते हैं कि आज का विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या कर रहा है। सच कहूं तो विज्ञान में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। पहले सारा फोकस ड्रेक इक्वेशन पर था, यानी हम कॉस्मोस में एलियंस के भेजे रेडियो सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ध्यान सीगर इक्वेशन पर चला गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी शानदार आधुनिक तकनीक की मदद से वैज्ञानिक अब सीधे दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में बायो सिग्नेचर्स यानी जीवन के रासायनिक संकेत खोज रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। इस बारे में प्रोफेसर हेडी, जो न्यूबर्ग का एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है, उन्होंने कहा था कि अगर 6 टन रेत मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समुद्र तट पर यूरेनियम की तलाश करेंगे, क्योंकि अगर वो वहां होता भी तो घुलकर गायब हो चुका होता। कितनी गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड विशाल जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम जो चीज जिस रूप में खोज रहे हैं वो हमें वैसे ही मिल जाएगी। और ब्रह्मांड की दूरियों की असलियत समझनी हो तो जरा इस नंबर को देखिए, 33,000। अगर आज का एक बेहतरीन रॉकेट 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी अंतरिक्ष में उड़े तो भी उसे हमारे सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में 33,000 साल लग जाएंगे। ये ब्रह्मांड की दूरियों की एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जो बताती है कि किसी से संपर्क करना कितना मुश्किल काम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग 6 पर, अंतरिक्ष में मानवता का स्थान। इन असीम दूरियों और बड़ी बड़ी थ्योरीज के बाद सवाल ये है कि हमारा क्या? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शायद हमारे और एलियंस के बीच एक बहुत भारी तकनीकी असंतुलन है। जरा सोचिए, क्या स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकता है जो सिर्फ कागज पर चिट्ठियां लिखना जानता हो? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हो सकता है कि हमारे पास उन्नत एलियंस के संदेशों को डिकोड करने की सही तकनीक ही ना हो। वो शायद किसी ऐसे तरीके से बात कर रहे हो जिसे हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई और है ही नहीं तो हमें द फर्स्ट बॉर्न हाइपोथेसिस पर विचार करना होगा। ये थ्योरी मानती है कि 13.8 बिलियन सालों के पूरे इतिहास में हम इंसान ही ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली सबसे पहली बुद्धिमान प्रजाति हैं। एक तरफ ये विचार हमें ब्रह्मांड में बहुत अकेला कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कितनी बड़ी और आशावादी बात है कि शायद हम ही वो पायनियर्स हैं जिन्हें भविष्य में तारों के बीच जीवन को फैलाना है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे मोड़ पर आकर रुकते हैं। क्या हम इंसान भी ब्रह्मांड के इतिहास का सिर्फ एक भुला दिया गया पन्ना बनकर रह जाएंगे, या फिर हम वाकई इस आकाशगंगा की पहली फर्स्ट बॉर्न प्रजाति हैं जिसका भविष्य तारों के बीच लिखा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, रात के आसमान की ओर देखकर सवाल पूछना कभी मत